सोलर सिस्टम होता है वो एक सन, 8 प्लैनेट्स और कुछ एस्टेरॉइड से मिलकर बना होता है। एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, कमेंट्स, ये सब जो होते हैं वो सारे मिलकर एक हमारा सोलर सिस्टम बनता है। सबसे पहले जो सन है वो सेंटर में रहता है, फिर हम लोग का मरकरी आता है, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो है ये एक तरह के ग्रहों से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम मिलता है। हमारे पास एक और ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। वो हमारा 9th प्लैनेट था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये लोग के काउंसिल जो थे, इन लोगों ने एक मीटिंग के द्वारा जो 2006 में हुआ था, उसमें जो है प्लूटो को ग्रह का श्रेणी से निकाल देते हैं और प्लूटो को हटा के फिर हमारे पास जो है टोटल पूरे 8 प्लैनेट्स रहते हैं और यही कंप्राइज करते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए। तो इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं फुल मून का कॉन्सेप्ट है, न्यू मून का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फुल मून। फुल मून का मतलब क्या हुआ? द मून व्हेन इट अपीयर्स एज अ कंप्लीट सर्कल, मतलब वैसा चाँद जो हम लोग को कंप्लीट सर्कल में दिखता है। हम लोग कभी कभी चाँद देखते हैं जो एकदम पूरा दिखता है और जो देखने में बहुत ही सुंदर होता है, उसे हम लोग फुल मून बोलते हैं। और हिंदी में समझ लेंगे तो पूर्णिमा का चाँद, इसे हम लोग फुल मून कहते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा न्यू मून का कॉन्सेप्ट। न्यू मून को हम लोग अमावस का भी चाँद बोलते हैं। अमावस एक तरह से आप समझ सकते हैं जब आसमान एकदम साफ़ हो, एकदम काला हो, उस टाइम में जो मून दिखता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। या तो वो आधा दिखेगा या हाफ फोर्थ दिखेगा या तो एकदम दिखेगा ही नहीं। मतलब जब आसमान में कोई चाँद ही ना हो, जिस टाइम पे भूत चुड़ैल लोग आते हैं, उस टाइम के चाँद को हम लोग न्यू मून का चाँद कहते हैं। फिर आता है हमारा सेलेस्टियल बॉडी का कॉन्सेप्ट। सेलेस्टियल बॉडी वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रात में हम लोग चमकता हुआ देखते हैं। आप लोग कभी भी रात को देखोगे तो कभी आप लोग तारा दिख जाता है, कभी सन दिख जाता है, कभी मून दिखता है। तो ये सारे जो हमारे हैं, ये सब हम सेलेस्टियल बॉडी के अंदर कंसिडर करते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, मतलब वैसा है जो अभी मैंने बताया कि जो वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात को चमकते हुए दिखते हैं, वो सारे सेलेस्टियल बॉडी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। जैसे द सन, द मून और स्टार भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं, बस आप लोग चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्टार्स को। स्टार्स क्या होता है बच्चों? तो दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच एमिट्स इन लार्ज अमाउंट, मतलब वो ऐसे स्टार्स, मतलब स्टार्स उसे बोलते हैं जिसके पास खुद का हीट होता है और लाइट होता है। तो वो सारे स्टार्स में गिने जाएंगे। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारा सन है वो भी एक तरह का स्टार है और वो हम लोग के पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इसे हम लोग फर्स्ट नियरेस्ट स्टार भी कंसिडर करते हैं। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, पर जनरल नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो सेकेंड नियरेस्ट स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कॉन्स्टिलेशन का। कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? तो पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, मतलब वो सारे पैटर्न्स जो बहुत सारे स्टार्स मिलके बनाते हैं। आप लोग बहुत सारा अलग अलग तरह का पैटर्न्स देखते होंगे जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार एक साथ मिलके आ जाते हैं। तो उसमें से एक पैटर्न देखिए ये वाला है, इसे हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। ये 7 स्टार से मिलके बना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये 7 स्टार से मिलके बना है, इसलिए इसको सप्तऋषि बोलते हैं, सप्तऋषि। फिर हम लोग देखिए कॉन्स्टिलेशन का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर को हम लोग बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। ओ जो मैं अभी आपको बता रही थी वही फिर से आ गया। सप्तऋषि, देखिए सप्त और ऋषि, सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही नाम रख दिया करते थे। सेजेस का मतलब होता है संत, साधु, आप लोग समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा पोल स्टार। ये हमेशा इसे नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पाया जाता है और ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ होता था।
क्योंकि पुराने समय पे हमारे पास कंपास तो नहीं था ना, कंपास नहीं था, तो फिर उस टाइम पे जो पीपल थे वो लोग डायरेक्शन देखने के लिए पोल स्टार का यूज़ करते थे। ये सप्तऋषि के एकदम नॉर्थ में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर सप्तऋषि फॉर्म हो रहा है और इसके सीधा नॉर्थ में हम लोग यहाँ पर ये जो है ये इसे हम लोग बोलते हैं पोल स्टार। और ये हमेशा फिक्स पोजीशन में रहता है, ये अपना पोजीशन कभी चेंज नहीं करता है। इसीलिए हम लोग इसे देख के समझ जाते हैं कि ये नॉर्थ स्टार है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे डायरेक्शन कैसे पता चल जाता है, तो देखिए ये नॉर्थ में है, नॉर्थ में है ना, तो जाहिर सा बात है नॉर्थ का अपोजिट इधर साउथ हो जाएगा। अब जब साउथ इधर है तो जो सूरज निकलेगा वहाँ पर हम लोग ईस्ट हो जाएगा, सूरज जहाँ निकलेगा तो, और सूरज के अपोजिट साइड वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से वो लोग अपना एक अनुमान लगा के कर सकते थे। अगर मान लीजिए दिन का टाइम नहीं हुआ तो साउथ के अपोजिट साइड हमेशा ईस्ट होता है, मतलब साउथ के हमेशा राइट हैंड साइड में, इसलिए वो लोग समझ जाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं प्लैनेट्स होता क्या है। तो प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लैनेटाई। एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई है जिसका मतलब वांडरर्स होता है। इस प्लैनेटाइट से ओरिजिन हुआ है हमारा वर्ड प्लैनेट का। प्लैनेट समझ गए हम लोग कि एक ग्रीक वर्ड है। अब समझते हैं प्लैनेट्स होते क्या है। प्लैनेट्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके पास खुद का हीट और लाइट दोनों में से कुछ नहीं होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि ये प्लैनेट्स हैं, इनके पास ना तो अपना हीट होता है और ना ही इनके पास लाइट होता है। ये कैसे, इनको अगर हम लोग कभी देखते हैं तो ये हम लोग को चमकता हुआ कैसे दिखाई देते हैं, तो ये सन जो है हमारा उसके हीट से रिफ्लेक्ट होकर ये हम लोग को चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, तो 8 तरह के हमारे पास प्लैनेट्स हैं। आप लोग नाम जानते होंगे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हम लोग का सन के डिस्टेंस के हिसाब से ये ऐसे प्लैनेट्स हमारे सीक्वेंस में अरेंज है। हमारे साथ बोलिए कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमारी बुक में इसको रिमेंबर करने के लिए एक बहुत अच्छा टर्म दिया हुआ है, वो क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये हमारे बुक में दिया हुआ है। आप चाहे तो इस तरह से भी रिमेंबर कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर देखना है। माई का एम यानी मरकरी, वेरी यानी वी वेनस, ई यानी अर्थ, एम यानी मार्स, जे यानी जुपिटर, एस यानी सैटर्न, यू यानी यूरेनस और एन यानी नेपच्यून। अब हम लोग ना इस प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मरकरी। मरकरी जो होता है हमारा, ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन के। और आप लोग जानते होंगे ये पूरे 88 डेज़ में सन का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लेता है। देखिए जैसे ये हमारा बीच में सन है ना, तो यहाँ पर ये मरकरी है। तो मरकरी जो है ये पूरे 88 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है। और इसके बाद वेनस है, तो सबसे जल्दी कंप्लीट कर लेता है मरकरी अर्थ का, वो भी 88 डेज़ में। अब हम लोग पढ़ते हैं वेनस के बारे में। आप लोग जानते हैं बुक में हमारा दिया हुआ है कि वेनस जो है इसको हम लोग अर्थ्स ट्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थ्स ट्विन। अर्थ्स ट्विन का मतलब क्या हुआ, और हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ये हमारा वेनस है ये एकदम अर्थ के समान दिखाई देता है। मतलब बोलते हैं ना, मौसी बोल लो या उसकी बहन बोल लो, ऐसा ही दोनों के बीच में रिश्ता है। क्योंकि जितना साइज़ का अर्थ रहता है उसी हिसाब से हमारा वेनस भी रहता है। अब हम लोग अर्थ पर थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं, ऊपर से थोड़ी जानकारी। आप लोग को अभी 6th क्लास में हो तो इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ जो है हमारा, इसे हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा अर्थ में जो 71% एरिया है वो पूरा वाटर से कवर किया हुआ है। फिर मार्स हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। आप लोग सोचते होंगे रेड प्लैनेट क्यों बोला जाता है इसे, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से इसका कलर जो है वो रेड कलर का हो गया है। ऐसा बोलते हैं ना कि मार्स से बहुत सारे एलियंस वगैरह आते हैं, तो वही आप लोग समझ सकते हैं।
जुपिटर। बच्चों जुपिटर जो होता है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है। फिर सैटर्न, सैटर्न जो है हमारा, इसके आसपास ना ऐसे ऐसे रिंग्स बने हुए हैं, ये प्लैनेट्स के आसपास ऐसे ऐसे रिंग्स बने हुए हैं। फिर यूरेनस और नेपच्यून, नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा और सबसे दूर में है। तो ये सब कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे जो आपको जानने चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम। सबसे पहले आप समझो सोलर सिस्टम बोलते किसे हैं। तो सोलर सिस्टम सबसे पहला सन जो एकदम सेंटर में रहता है सोलर सिस्टम के, उसके बाद 8 हमारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी हमने शुरू में पढ़ा था, जैसे कि इसमें एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइड्स होता है, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। अभी आप समझ लो 8 प्लैनेट सबसे पहले पढ़ते हैं। 8 प्लैनेट जो मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सैटेलाइट, बच्चों सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं, एक मैनमेड सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। मैनमेड आप लोग सैटेलाइट समझ सकते हो जो हम ह्यूमंस ने बनाया हुआ है, और नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो नेचर ने खुद से बनाया है, जैसे मून। मून हमारा अर्थ का एक सैटेलाइट है ना, हम लोग जानते हैं, तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सन के बारे में। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे सन जो है वो सोलर सिस्टम के एकदम सेंटर में होता है। ये हमारा सन है एकदम सेंटर में, और इसी के आसपास ना सारे जितने प्लैनेट्स रहते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। हमारे मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सारे प्लैनेट्स हमारे सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। अब सोचते हैं सन बना कैसे। इतना बड़ा सूरज है ऊपर हमें दिख रहा है, जो पूरे अर्थ को लाइट देता है, जिसके वजह से हम लोग आज जिंदा हैं। अगर मान लो सन नहीं होता तो क्या होता, अर्थ पूरा ठंडा हो जाता और फेवरेबल कंडीशंस नहीं हो पाते हमारे लाइफ के लिए। अर्थ जो है एक हॉट गैसेस से बना हुआ है, मतलब गैस का बहुत सारा गर्म गैसेस मिलके तो हमारा सन का निर्माण होता है। सन जो है एक पुलिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है। आप लोग ग्रेविटी जानते हो, हमारा जो सन है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण जितने सारे प्लैनेट्स हैं ना, ये सब ऑर्बिट में इसके अराउंड घूमते रहते हैं। अगर इसके पास ग्रेविटी नहीं रहती तो सारे प्लैनेट्स दूर चले जाते, और शायद हम लोग बहुत दूर चले जाते। इसलिए हमारा सन एक पुलिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये एक नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। सब अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो सन है। आप लोगों को याद होगा तो मुझे बताइए सेकंड नियरेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है हमारे अर्थ से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। सोचो ये हमारा नियरेस्ट स्टार है लेकिन फिर भी 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, इतना दूर कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, और जाने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। अब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े, ये सन है, फिर ये मरकरी, फिर हमारा यहाँ पर वेनस, फिर हमारा यहाँ पर अर्थ। तो अर्थ थर्ड नंबर पे आया ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, इसलिए इसे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कहा गया क्योंकि ये सन से थर्ड नंबर पर नियरेस्ट आता है। ये 5th लार्जेस्ट है साइज़ के अकॉर्डिंग। जो अर्थ सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो सारे साइज़ के अकॉर्डिंग अर्थ जो है वो 5th नंबर पे आता है। अभी मैंने आपको बताया था सबसे स्मॉलेस्ट जो प्लैनेट है वो मरकरी है, और सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। ये जियोइड शेप का होता है। जियोइड शेप आप लोग समझते हो, मतलब ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसका जो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ये हल्का सा चिपटा है, ये थोड़ा सा धंसा हुआ है, इसलिए इसे जियोइड शेप बोलते हैं। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक जैसे आप लोग संतरे को देखे हो उस तरह का शेप हमारे अर्थ का है। यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस है लाइफ के लिए, जैसे यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रह सकते हैं। और बाकी कोई भी प्लैनेट्स पे ऐसे फेवरेबल कंडीशंस जैसे वाटर, एयर, ये सब मौजूद नहीं है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2/3 ऑफ द जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से कवर है। वाटर से कवर होने के कारण इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। चलिए अब हम मून के बारे में पढ़ते हैं। मून जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सैटेलाइट है किसका, हमारे अर्थ का। और ये कौन सा सैटेलाइट है,
नेचुरल सैटेलाइट है। इसका जो डायमीटर है 1/4 ऑफ द अर्थ है। ये अर्थ है, डायमीटर आप लोग जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो अर्थ के डायमीटर का ये एकदम 1/4 पार्ट है। किसका? हमारे अर्थ से। 3,84,400 किलोमीटर अवे। सोचिए, ये हमारा अर्थ के एकदम पास है, यहाँ पर हमारा मून है और ये अर्थ के ऐसे रिवॉल्व करता रहता है मून। लेकिन ये कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये 27 डेज़ में रिवॉल्व कर लेता है। रिवॉल्व मतलब आप लोग समझते हैं, मतलब ये हमारा मून है और ये इस तरह से रिवॉल्व कर लेता है, मतलब अपने ही एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे करके। तो इसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, आप लोग को एक बात समझानी थी। जो अर्थ से हमारा मून दिखता है, आप लोग कभी सोचे हो कि अर्थ से जो मून दिखता है उसका सिर्फ एक ही पार्ट दिखता है हमेशा हम लोग को, तो दूसरा पार्ट कहाँ गया? जैसा कि ये अगर बॉल है, हम लोग बॉल लेते हैं, तो बॉल है तो फिर इसका तो दोनों साइड हम लोग को दिखना चाहिए ना, और ये रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों पार्ट क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये जो 27 डेज़ में रिवॉल्व करता है, यानी अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, उसी के साथ साथ ये तो अर्थ का भी रोटेशन ले रहा है ना। तो जितना टाइम पे ये रिवॉल्व करता है, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, उसी टाइम पे ऐसे ऐसे रोटेट भी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग को इसका वन साइड दिखता है। क्यों दिखता है? जैसे आप लोग समझिए। तो देखिए बच्चों, ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है और इसे हम लोग मान लेते हैं मून है। ये देखिए, जब ये अपना ऑर्बिट पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके ऑर्बिट पे घूम रहा है ना हमारे अर्थ के अराउंड, तो उसी टाइम पे ये रिवॉल्व भी तो कर रहा है। ये जो घूमना हुआ इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। जो ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ऐसे, उसे हम लोग रोटेशन बोलते हैं। अब रिवॉल्यूशन भी तो करेगा, यानी अपने एक्सिस पे भी घूमेगा। ये ऐसे साथ साथ घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे अपने रिवॉल्व कर रहा है और साथ ही साथ ये रोटेट भी कर रहा है। तो उस साइड में आप मान लीजिए हम यहाँ पर इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो यहाँ से हम जब खड़े होकर देख रहे हैं तो ऐसे घूम के तो ये हमेशा एक ही साइड का पार्ट दिख रहा है ना, इसलिए हम लोग को हमेशा एक ही पार्ट दिखता है मून का। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। ये हम लोग समझ गए कि 27 डेज़ में रिवॉल्व क्यों करता है। यहाँ पर फेवरेबल फॉर लाइफ के लिए कंडीशंस नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ देखते हैं, मून, ये मून है तो इसमें बहुत सारे गड्ढे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे गड्ढे दिखते हैं हम लोग के अर्थ से मून पर, ऐसे ऐसे गड्ढे दिखते हैं, यानी इस पर बहुत सारे डिप्रेशन बना हुआ है। ये डिप्रेशन कैसे बन गया? तो जो कॉमेट्स गिरता है, एस्टेरॉइड्स गिरते हैं ना मून पे, उसके कारण। इसे हम लोग आगे जानेंगे कि ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि यहाँ पर लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ही तो वाटर है ना एयर है, और यहाँ का जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम रहता है। इसलिए देखते हैं आप लोग, जब कोई भी एस्टेरॉइड्स जाता है मून पर, तो वो अगर पैर रखते हैं तो वो लोग उड़ने लगते हैं आसमान पे। क्यों? क्योंकि वहाँ जाते ही वहाँ की ग्रेविटी के वजह से उनका वेट जो होता है बहुत हल्का हो जाता है। यहाँ पर माउंटेन्स आप लोगों को मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे और डिप्रेशंस मिलेंगे, ये हम लोग समझ चुके हैं। माउंटेन्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक मीटियोर यहाँ पर गिरा तो आसपास का एरिया उठ जाएगा, उसके वजह से यहाँ पर माउंटेन्स बन जाते हैं। आप लोग देख रहे हो ये मून है हमारा, इसमें बहुत सारे डिप्रेशंस है, यानी गड्ढे हैं जो मीटियोर्स के गिरने के वजह से बने हैं। जैसे देखो, ये मीटियोर के गिरने से ये सारे गड्ढे बने हैं ना, ये सब। अब हम लोग समझते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होता है। एस्टेरॉइड्स जो होता है, ये न्यूमरस बिग बॉडीज विच मूव अराउंड सन। ये हमारा सन है और इसके अराउंड जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं ना, उसी तरह से छोटे 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 छोटे, कुछ बड़े, कुछ ऐसे करके बहुत सारे पत्थर जैसे टुकड़े जो रहते हैं, ये सब भी रिवॉल्व करते हैं साथ साथ सन के। तो इन्हें हम लोग एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। और छोटे और बड़े के कंपैरिजन में आप लोग समझ सकते हैं, ये पूरे 100 किलोमीटर बड़े रहते हैं। सोचिए, इतना ज़्यादा बड़ा साइज़ रहता है। तो अगर वो सब हमारे अर्थ पे गिरेगा तो आप लोग सोच सकते हैं हम लोग का अर्थ का क्या हाल होगा। ये जो एस्टेरॉइड्स रहता है, ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाया जाता है। जैसे ये हमारा मार्स है और ये हमारा जुपिटर है, ये अपना ऑर्बिट पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं इधर से, और इसी के बीच में ये जो सब रहते हैं ना, ये एस्टेरॉइड्स यहाँ पर पाए जाते हैं।
और इन एस्टेरॉइड्स एक बहुत लंबा बेल्ट बना हुआ है हमारे मार्स और जुपिटर के बीचों बीच। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो एस्टेरॉइड्स बेल्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीचों बीच पाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एस्टेरॉइड्स आया कहाँ से, तो बहुत साल पहले ऐसा एजम्पशन है कि जो हमारे प्लैनेट्स बने थे बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, अभी आप लोग वो सब नहीं पढ़े होंगे लेकिन आगे क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे, तो अभी आप लोग इतना समझ लीजिए, जब प्लैनेट्स एक्सप्लोड किए थे यानी जब प्लैनेट्स फट गए थे, तो जैसे आप लोग समझिए एक लड्डू है, आप लोग लड्डू खाते हैं, आपके भाई बहन होंगे, अगर उन्होंने छीना झपटी किया तो आपके हाथ से पूरे टूट जाएंगे ना, और वो बिखर जाएंगे इधर उधर, तो कुछ हिस्सा इधर टूट जाएगा, कुछ उधर टूट जाएगा। उसी हिसाब से जो एस्टेरॉइड्स थे वो भी प्लैनेट जब ब्लास्ट किया था तो उन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े जो है ऐसे स्पेस में बिखर गए थे हम लोग को। हम लोग का ये जो है ये सोलर सिस्टम है। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो आप लोग को ये लाइन में ये दिख रहा है, ये पूरा एस्टेरॉइड का बेल्ट है जो कि जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट में पाया जाता है। हम लोग समझते हैं मीटियोरॉइड्स क्या होता है। तो मीटियोरॉइड्स जो होता है वो स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स रहता है जो मूव करते हैं सन के आसपास। आप लोग मीटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स को सेम मत समझिएगा। यहाँ पर जो एस्टेरॉइड्स है ये बिग बॉडीज़ है एकदम 100 किलोमीटर के दूरी पर, लेकिन जो मीटियोरॉइड्स होते हैं एक तो पत्थर के साइज़ के होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। मतलब पत्थर के साइज़ के मतलब ये मत समझिएगा हमारे अर्थ के कंपैरिजन में वो लोग पत्थर के साइज़ के रहते हैं, क्योंकि अर्थ तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, उसके साइज़ पे ये लोग छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। और ये भी हमारे सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, इसलिए इन्हें मीटियोरॉइड्स बोला जाता है। अब ये लोग बर्न करते हैं व्हेनेवर इंटर इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये लोग ना जलना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर अर्थ का, तो जब यहाँ से कुछ आ रहा है और ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे इंटर करेंगे ना, तो ये लोग बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं एकदम। क्यों बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि अर्थ पे जो हमारा फिक्शन प्रेजेंट है, साइंस के बुक में आप लोग पढ़ोगे, फिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का घर्षण, मतलब एक चीज़ जब दूसरी चीज़ को रगड़ता है, ऐसे रगड़ता है, तो उसको मान लीजिए ये रब हो रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ हीट प्रेजेंट होगा, जो ऐसे अगर आप लोग हाथों को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो आपके हाथ में एक हीट जनरेट होता है ना, उसी तरह से अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आता है तो यहाँ पर हीट जनरेट होता है, और उस हीट का जब अर्थ सरफेस में एंटर होता है तो वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है, और इसी को हम लोग देखते हुए बोलते हैं शूटिंग स्टार है। अब आप लोग से कोई पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि शूटिंग स्टार जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। हमने साइंस और ज्योग्राफी पढ़ा है, इसलिए हमें पता है कि शूटिंग स्टार कुछ नहीं होता है। वो जो मीटियोरॉइड्स आते हैं स्पेस से, वो ही अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आते आते जलना स्टार्ट हो जाते हैं, जो दूर से देखने में हम लोग को बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम लोग उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, यानी जो छोटे छोटे स्टार रहते हैं, क्लस्टर मतलब गुच्छा, बहुत सारा स्टार जब एक साथ मिल जाता है तो वो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी को बनाता है। जैसे मान लीजिए एक स्टार हुआ, 2 स्टार हुआ, 3 स्टार हुआ, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टार हो गए ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। और ऐसा बहुत सारा स्टार हो गया तो मिलियंस में स्टार होगा। वैसे हम लोग स्टार को तो काउंट कर नहीं पाते हैं, तो उस हिसाब से मिलियंस ऑफ स्टार जो है वो बनने लगता है, और उसी से हमारा मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म हो जाता है। सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये इस गैलेक्सी का पार्ट है। ऐसा इमेजिन किया जाता है कि रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई नेम्ड आकाशगंगा, मतलब एक रिवर था जिसको, मतलब ऐसे रिवर जा रहा है, और ये किस चीज़ का रिवर है, तो एकदम लाइट का, इसमें से बहुत सारी रोशनियाँ बाहर आ रही हैं। इसी रिवर ऑफ लाइट को हम लोग आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा इमेजिनेशन है। इसका अभी तक क्या प्रमाण है नहीं प्रमाण है वो तो आगे साइंटिस्ट समझेंगे अपना, हम लोग का तो जो बुक में दिया है उतना काम है पढ़ना। अब गैलेक्सी किसे बोलते हैं? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड गैसेस। जो हमारा गैलेक्सी फॉर्म होता है वो बहुत सारे स्टार्स से मिलकर, कुछ क्लाउड से मिलकर और गैसेस से मिलकर, मतलब ये तीनों चीज़ का मिक्सर से हमारा गैलेक्सी बनने लगता है। और हम लोग गैलेक्सी को देख तो नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही दूर रहता है एकदम स्पेस में, और उतना दूर हम जा नहीं पाए हैं अभी तक,
इसलिए हम लोग बस समझ सकते हैं बुक के द्वारा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे बुक में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डू यू नो दिए हुए हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। These are small belts of small debris. These rings may be seen from the earth with a powerful telescope. मतलब हमारे पास जो जुपिटर है और सैटर्न है, ये लोग के आसपास ना इस तरह से रिंग्स बने हुए हैं जो कि हम लोग पावरफुल टेलीस्कोप के मदद से अर्थ से भी देख सकते हैं। और ये जो पावरफुल रिंग है ये छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना हुआ, यानी छोटे छोटे स्मॉल रॉक्स के डेब्रिस से। फिर हमारा दूसरा जो डू यू नो फैक्ट है उसमें दिया हुआ है कि सोल इन रोमन माइथोलॉजी, मतलब क्या हुआ कि सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज़ द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर एज यू कैन। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो यहाँ पर सोल का मतलब हुआ, ये एक रोम का वर्ड है जिसमें मान्यता यह है कि सोल का मतलब होता है सन गॉड, और उसी से हमारा जो टर्म है वो सोलर निकल के आया है। और सोलर का मतलब हुआ कि रिलेटेड टू सन, यानी कि सन से जो रिलेटेड है वो, और सन का ही फैमिली को हम लोग सोलर सिस्टम बोलते हैं। हमारे दूसरे फिर डू यू नो फैक्ट में क्या दिया हुआ है, ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। मतलब ह्यूमन्स जो हैं हमेशा नाइट स्काई को देख के हमारा उत्तेजित हो जाते हैं। जब हम लोग रात में चमकते हुए तारे देखते हैं, स्टार्स वगैरह देखते हैं, तो वो लोग देख के हमको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग अमेज्ड हो जाते हैं। Those who study the celestial bodies and the movement is called astronomers. वैसे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनके बारे में और उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, वैसे लोगों को हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। हमारे पूरे इंडिया का सबसे फेमस आर्यभट्ट जो थे वो एस्ट्रोनॉमर थे, और ये एंशियंट टाइम का बात हो रहा है, यानी प्राचीन भारत का बात हो रहा है। He said that the moon and the planets shine due to the reflected sunlight. Today astronomers are busy in exploring the universe. मतलब जो प्लैनेट्स और मून शाइन करते हैं, ये हमारा सन है, इसी के रिफ्लेक्शन की वजह से जब यहाँ पर पड़ता है इस एरिया में, तो इतना पार्ट हम लोग को शाइन करता हुआ दिखता है। और ऐसा क्यों होता है, तो ये सन के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। और आज के जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में बिज़ी हैं। फिर हम लोग को क्या बताता है, लाइट्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। जो हमारा लाइट है वो 1 मिनट में पूरे 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। ये इतना स्पीड होता है कि हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। फिर भी जो सन का जो रोशनी है, ये हमारा सन है और ये अर्थ है, यहाँ पर इसकी रोशनी को पहुँचने में पूरे 8 मिनट लग जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑन 20 जुलाई 1969। हमारा मतलब पूरे वर्ल्ड में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एक एस्ट्रोनॉमर है, और ये जो है मून पर सबसे पहला कदम इन्होंने रखा था। आप लोग जानते हैं कि सेकंड स्टेप किसने रखा था, इन्हीं से जस्ट 9 मिनट बाद वो पहुँचे थे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वो 20 जुलाई 1969 में वो मून पर लैंड करते हैं। और कोई अगर इंडियन है जो मून पर लैंड किया हुआ है तो आप लोग मुझे वो भी बताइएगा। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. A human-made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth.
सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसट IRS एडुशर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बता रहा है सैटेलाइट किसको बोलते हैं। तो सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी होता है जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करता है, और ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है। इसमें से कुछ ह्यूमन सैटेलाइट्स है जैसे एडुसत हुआ, इनसट हुआ, ये सारे जो है ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। और नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, तो जो नेचुरल सैटेलाइट उसे बोलते हैं जो कि नेचर खुद पे बन जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट में।